पिछली बार जब हम शोध यात्रा में आए थे तो हमारी इंस्पेक्टर राधा कृष्ण जी से मुलाकात हुई थी। जी। रिश्ते में आपके वो बाबा जी लगते थे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो आपसे सिर्फ 18 साल ही बड़े थे। हाँ, 18 साल में। तो अभी 16 जून को ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो बड़े ही दमदार व्यक्तित्व थे और उनसे बार बार मिलने का मन करता था। जी। तो उनके वैसे तो बहुत किस्से हैं उनके जीवन के, हाँ जी। कुछ एक बातें साहब आप हमारे को उनके पर्सनैलिटी की बताओ, किस तरीके से इलाके में उनका रौब था हाँ जी। और कैसे उन्होंने मतलब भाईचारे को भी मेंटेन रखा, सामाजिक कुरीतियाँ भी ख़त्म कराई। हाँ जी। इस तरह की कुछ बातें साहब आप हमारे को बताओ ताकि वो रिकॉर्ड पे आ जाए चीज़ें। वो पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर काम करते थे। जी तो जब पंजाब का जो काला दौर था जिसको अत्तवाद कहते हैं, जी उसमें उन्होंने मेन भूमिका जो थी बलाचौर में लगभग 3.5 साल रहे वो। एक पुलिस स्टेशन में ही रहे। वैसे तो और में भी रहे हैं, पर इसमें 3.5 साल रहे लगातार। तो अत्तवाद का दौर होने के कारण उस समय जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी थे वो भी डर के मारे कोई कहीं शिफ्ट कर गया। ऑफिस की जॉब मांगते थे वो। हाँ, कोई कहीं शिफ्ट कर गया, डर के मारे आतंकवादियों से कोई कहीं शिफ्ट कर गया। जी लेकिन उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा, गांव में ही बच्चे रखे। हालांकि इंस्पेक्टर थे, शिफ्ट कर सकते थे, जी। लेकिन नहीं किया। आतंकवाद का मुकाबला किया उन्होंने। डर नाम की चीज़ उनमें थी नहीं नहीं, डर नाम की तो कोई नहीं थी चीज सर। नहीं थी। डर नाम की डिक्शनरी नहीं थी उनके तो पास। उस डिक्शनरी वो शब्द ही नहीं था उनके वो शब्द ही नहीं था सर। यहाँ घर पे भी कई अटैक हुए, 3-3, 4-4 घंटे भी गोली चली, क्योंकि यहाँ उनके घर पर पूरी उनको फोर्स मिली हुई थी। घर के ऊपर मोर्चे बनाए हुए थे फोर्स ने, तो मुकाबला चला, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराई नहीं है। तो उन्होंने इतना काम किया, इतनी बहादुरी से किया कि 1992 में उनको राष्ट्रपति मेडल मिला। जी। और जो उस समय के गृह मंत्री थे केंद्रीय सरकार के, शायद उनका नाम भाई चौहान थे, वो SV चौहान कुछ ऐसा नाम था, उन्होंने आप प्रदान किया उनको। जी जी जी। तो दलेर तो इतने थे वो, कभी भी कोई आदमी उनके पास सहायता के लिए आ जाता था तो पहले तो कहते घबराना बंद कर, फिर मेरे से बात कर, सच्चाई बता। सच्चाई बता। और सच्चाई पे फिर अपने गल में डाल लेते सारा कुछ कि मैं ही करूँगा, तेरे को चिंता नहीं है। इतने पता एक बार उनके दिमाग में आ जाए कि आदमी सही है और इसके साथ गलत हुआ है और इसकी मदद के लिए कोई नहीं है, फिर वो खुद खड़े हो जाते थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों में किस तरीके से सामाजिक कृति में ऐसा था कि वो 2002 में फिर वो रिटायर हो रिटायर गए, हो गए। फिर वो घर आ गए। तो यहाँ जो हम गुज्जर जाति से संबंध रखते हैं, तो हमारे यहाँ लगभग 52 गांव हैं गुज्जर जाति के। अच्छा जी। और इधर खेड़ा भंगल से लेकर के गढ़वा गरोपुर तक। जी। तो जो 52 गांव हैं, 52 गांवों में वो गए, जो मेन लोग थे गांव के, उनसे संपर्क किया। जो कि जिस गांव में 2 पार्टी थी, दोनों को मिले, 3 थी, तीनों को मिले, सबको मिलके हर एक गांव में 5-5 मेंबर की कमेटी बनाई। कमेटी बना के फिर सबकी मीटिंग की। अच्छा। और सबके व्यू लिए। तो साथ में मैं और एक मास्टर बख्शीश जी हैं टिब्बानगर के, हम जो उनके व्यू थे वो नोट करते थे। नोट करते थे। हमारे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा भी है अभी। पड़ा रिकॉर्ड। हाँ। तो उनकी छोटी 5-5 मेंबरी कमेटियों के सारे बयान लेके फिर उन्हें एक बैठक की अपने घर पर, उसमें फिर लोगों के व्यू लिए। उसके बाद फिर 5-5 कमेटी में से एक जो उनका मेन था उनकी बैठक की, वो भी घर पर, फिर उसमें सुझाव लिए। तो मेन मुद्दा था कि जैसे हमारे कोई मौत हो जाती है, मृत्यु पर लोग मिठाई खिलाने लग गए थे, यानी कि फजूल खर्ची बिना मतलब की। तो एक तो महसूस करते थे कि ये गलत है, इसको रोकना है। अच्छा जी। दूसरा, ब्याह शादी में लोग बहुत बढ़ चढ़ के खर्चा करने लग गए, यहाँ तक के लोग कर्ज लेके भी पैसे खर्चने लग गए थे। तो ये उनके दिमाग में बात कैसे आई, उनको एक आदमी उनके पास आ गया कि मैंने लड़की की शादी करनी है, मेरे को ना बैंक से लोन दिलवा दो, जो मैनेजर है वो आपको वाकिफ है। वो कहते चल कोई नहीं। मैनेजर के पास अनंतपुर साहब चले गए, लैंड मॉर्गेज बैंक के पास। तो मैनेजर से मिले, मैनेजर ने चाय पानी पिलाया। कहते बोलो। कहते इस आदमी को लोन देना है, इसको लड़की की शादी है। वो कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आप आगे, मैं लोन इनको दे दूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक लिस्ट दी कि ये लिस्ट लो, आपके इलाके के जो लोग हैं उनसे कर्जा देखो कितना कितना है। तो मेन जो लोग थे उनके सिर्फ बहुत कई लाख कर्जा था, 20-20, 22-22 लाख कर्जा था।
तो फिर इनके दिमाग में यही बात आई कि जो फजूल खर्ची है मैं इसको क्यों ना रुकूं। हालांकि उन्होंने अपने कार्य कर लिए थे, उनका अपना कोई कार्य नहीं रहता था। फिर उन्होंने 3 बैठकें घर पर करके फिर 25 जून 2004 को यहाँ सनराइज पैलेस है, उसमें फिर एक सारे इलाके की सामूहिक बैठक की। अच्छा। सामूहिक बैठक करके उसमें उन्होंने कोई स्टेज नहीं लगाई, कोई किसी को प्रधान नहीं बनाया, ना कुछ आप बने, सिर्फ लोगों के व्यू लेके हम करना चाहते हैं या नहीं। तो पहले ही सबसे बात हुई थी, तो सब ने फिर अपने अपने विचार देके उसमें फिर जो फाइनल हुआ उसको छाप के प्रिंट करवा के हर एक गांव में भेजे गए हो। अच्छा। तो और उसमें लगभग जागनी तो 60-70% जो फैसले सामाजिक कुर्सियों को दूर करने के लिए किए थे और वो लागू हैं, आज भी लागू हैं। क्या बात है साहब। इससे पहले क्या था कि हमारे जो बुजुर्ग थे हुक्का पीते थे, और जब ऐसी कोई मृत्यु हो जाती थी तो लोग, हुक्का तो कम हो गया, बीड़ी और सिगरेट ज़्यादा हो गई, तो लोग ट्रेयों में डाल डाल के बीड़ी सिगरेट सप्लाई करते थे अच्छा। पिलाने के लिए, जो एक बहुत बड़ी क्रूरती थी। ये तो उसी दिन से बंद हो गई, दोबारा देखने में नहीं आई। दोबारा देखने में नहीं आई। 2004 के बाद बिल्कुल भी सिगरेट बीड़ी बंद, बिल्कुल फुल स्टॉप हो गई सिगरेट बीड़ी का। तो एक इतना प्रभाव हुआ। उसके बाद जो फजूल खर्ची थी कि जो मौत पे मिठाई वगैरह खिलाते थे वो बिल्कुल बंद हो गई। क्या था कि जो बुजुर्ग की मौत है, जो तीसरी पीढ़ी में मरा है, बुजुर्ग की मौत है, उसकी मौत पे सिंपल चाय हो गई, जहाँ हम बैठते हैं दही अलग तौर पे जी। ये बहुत बड़ा कार्य किया। और इसी तरह ब्याह शादी में जो फजूल खर्ची करते थे, इतने इतने खाने लगा देने, इतने इतने स्टॉल लगा देने कि आदमी उनको सबको टेस्ट भी नहीं कर सकता था, और वो जो सारा फजूल जाता था वो भी बंद किया। जो फैसला कहीं नहीं होता था वो इनके पास आगे होता था। इलाके में ये कोई जरूरी नहीं है कि गुजर बरादरी से तो संबंध रखते थे, हाँ जी। लेकिन किसी भी बरादरी का अगर किसी समय कोई झगड़ा हो गया, उसका निपटारा नहीं होता था, तो फिर वो इनके पास ही आते थे, और फिर ये जाते थे बाखूबी दोनों को सुन के, अच्छी तरह समझ के, और जो झूठा है उसको कहना तू झूठा है और तू सच्चा है, तेरे को ये सजा लगनी चाहिए, और पंचायत में उसका फैसला। ऐसे कई राजीनामे, उन्होंने एक फाइल लगाई हुई है जिसमें इस तरह के बहुत राजीनामे करवाए हुए हैं, और उनके पास उनकी कॉपियाँ पड़ी हैं। अच्छा। हाँ। एक आप बता रहे थे कि वो अपनी डायरी में लाल पेन से लिख के गए, क्यों ये पैसे नहीं लेने की। हाँ, वो ऐसा था क्योंकि उनके जो बेटे हैं, एक तो नौकरी करता है जी, इके बाहर, प्रदीप बाहर है, प्रदीप पोलैंड में है, तो ज़्यादा मेरे से ही रब्ता था उनका। अच्छा। मैं ही लगभग, हम इकट्ठे ही रहते थे। इकट्ठे रहते थे। हाँ, लेकिन हमारे इलाके में हमको जोड़ी कहते थे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ बोलते थे। अच्छा। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, क्योंकि मैं लंबा था इनका, और रिश्ते में बड़े थे वो। रिश्ते में भी बड़े थे और कद में भी बड़े थे जी। तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ हर समय इकट्ठे ही रहते थे जी। तो एक बारी क्या हुआ, उनके पास एक आदमी आ गया, उसकी लड़की की शादी थी, जी। तो कहता भी मेरे को कुछ मदद करो। कहते ठीक है, कोई नहीं, तेरी मदद करेंगे। फिर उसको भेज दिया, उसको बोला 1 हफ्ते के बाद आना। फिर वो 1 हफ्ते के बाद आया, तो फिर उसको दिया उन्होंने जो दिया। इस तरह के बहुत है, लेकिन इसके बारे में मेरे को ये तो पता था कि हर रोज़ वो अपनी डायरी लिखते हैं। लेकिन अब उनके बेटे प्रदीप ने, ये पास में ही बैठे हैं, इन्होंने जो रिकॉर्ड निकाला जी, तो उस रिकॉर्ड में उन्होंने डेट वाइज जिसकी मदद की है, लो लाल पेन से लिख दिया कि इसकी इतने पैसे से मदद कर दी है और ये पैसे वापस नहीं लेने। वो लाल पेन से लिखा हुआ मिल रहा है। क्या बात है सर। एक उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की जो राज था ना, वो ये था कि रात को ही अपनी जेब में पॉकेट में एक डायरी रखते थे और साथ में पेन, जो कल को दूसरे दिन काम करने होते थे वो सारे अपनी डायरी में लिखते थे कि खेतों में क्या काम करना है, घर का क्या काम करना है, और समाज में कहाँ कहाँ जाना है, किसकी शादी में जाना है, किसकी मृत्यु पर जाना है, सारा कुछ रात को लिखते थे और समय नोट करते थे कि इतने बजे वहाँ जाऊँगा, इतने बजे वहाँ जाऊँगा, और उसी को सारे को निपटाते थे। यही उनकी कामयाबी का राज था। क्या बात है। और अपनी ज़मीन में पैदल 2 चक्कर लगाने, एक सवेरे डेली, एक शाम डेली, यानी लगभग 8-10 किलोमीटर पैदल चलते थे रोज 2 टाइम। और मैं जो उनके साथ जाता था, मैं तो भाग भाग के चलता था, वो बड़े आराम से चलते थे। क्या बात है। तो ये उनकी सेहत का भी राज था, और गरीब की मदद करने के लिए तो हर समय तैयार रहते थे, कोई बिना भेदभाव। उनको आईपीसी की पूरी जानकारी। आईपीसी की तो ऐसी बात थी, एक बारी किसी मसले में एसएसपी रूपनगर को मिलने के लिए चले गए। अच्छा जी। मैं भी साथ में था, तो जो एप्लीकेशन पहले दी हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मिलने के लिए
आठ सात किसी पार्टी का धक्का हो रहा था ना, वो SSB 8-7 लोगों का हमारा एक समूह था जी। जो एसएसपी साहब को मिलने गया। तो एसएसपी साहब को मिला, बोला जी आपको ये एप्लीकेशन दी है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो इसका कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। तो एसएसपी साहब कहते भी कार्रवाई तो बनती नहीं कोई, मैंने एप्लीकेशन पढ़ ली है, उसमें तो कुछ नहीं है। फिर वो जिस पार्टी का झगड़ा था वो कहने लगे नहीं सारा आप देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे हुआ है, सारी बात बताई। लेकिन वो कहते मैंने देख लिया है, कुछ नहीं है। फिर इंस्पेक्टर साहब बोले, कहते आपने एप्लीकेशन का अच्छी तरह से जांच नहीं की है। अच्छा। वो कहते नहीं मैंने जांच कर ली है। तो इन्होंने वो एप्लीकेशन निकाली, एक कॉपी थी इनके पास। कहते देखो जो पहला पैरा है उसमें ये लिखा है ऐसे ऐसे बात हुई है, दूसरे में ये लिखा है, तीसरे में ये लिखा है। सारे पैरे पढ़ के सुनाई और फिर बोलने लगे कि जो पहला पैरा है उसके कारण ये धाराएं लगती हैं, आईपीसी की ये धारा लगेगी, इसमें ये लगेगी, वो 5 से ज़्यादा आदमी हैं उस पर ये 48-149 लगेगी, यानी जो भी था ना सारा बताया। तो एसएसपी साहब उनको देख के कहने लगे कि आप एडवोकेट हो, वकील हो? ये कहते नहीं मैं वकील नहीं हूँ। तो बड़ा हैरान हुआ वो, इतना ज्ञान। फिर वो कहता, फिर उनको पता चला कि ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। अच्छा। उन्होंने बहुत कदर की। फिर वो कहता इतना आदमी काबिल मैंने देखा नहीं, यानी अपनी कुर्सी पे हावी थे वो। और एज इतनी 83 एज होने के बावजूद सर, हम स्टोरी की बात करते हैं, मतलब 83 एज के अंदर जितने दिन बनते हैं ना सर, तो उससे ज़्यादा उनकी स्टोरीज हैं। हर रोज़ कोई एक नई कहानी। स्टोरी, हर रोज़ एक नई कहानी। एक बार उन्होंने बताया था मंत्री का भाई पीट दिया था। ओहो हाँ। एक बार ही पुलिस स्टेशन में जहाँ की ड्यूटी थी तो वहाँ चोरी हो गई, चोर पकड़ लिए तो चोरों को मदद करने के लिए जो चोर पकड़ के अंदर दे दिए, उन पे पर्चा दे दिया जी। तो उसको मदद करने के लिए मंत्री का भाई आ गया। अच्छा जी। इनको छोड़ो, ये हमारे आदमी हैं। ये कहते भी नहीं ये देखो इतना माल इनसे बरामद हुआ, मैं इनको कैसे छोड़ दूँ, पर्चा हो गया। वो कहता नहीं, वो इनके ऊपर दबाव डालने लगा। ये कहते ऐसे नहीं हो सकता। तो उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इसलिए कि मैं मंत्री का भाई हूँ। उसको वहीं पकड़ के इन्होंने यदि उसमें पर्चा दर्ज करके जो कार्रवाई बनती थी उसी समय कर दी। उसका शायद उनको बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। एक बार डर नहीं थे। एक आप रात भी जिक्र कर रहे थे कि जो बंदा आज की डेट में मतलब इंस्पेक्टर है वो भी एक रात हवालात में बंद किया था। वो जो सनीन दस्या था चार चौक। हाँ वो ऐसे था कि एक बार ये अपनी ड्यूटी से ना घर आए हुए थे, घर से वापस जा रहे थे बलाचौर को। अच्छा जी। तो जब ये रास्ता तो गढ़शंकर वाला ही था, सीधा रास्ता तो था नहीं बलाचौर के लिए जी। जब ये आनंदपुर साहब का ये हमारा एक चौक है, झद चौक बोलते हैं उसको जी। उसमें 2 नौजवान खड़े थे। अच्छा जी। रात का समय था। तो इन्होंने गाड़ी रोकी, उनको पूछा कि आप कौन हो? वो कहते जी उन्होंने यहीं नूरपुर बेदी का नाम ले दिया कि हम यहीं के रहने वाले हैं। तो ये कहते आप यहीं के रहने वाले नहीं हैं, आप बेटा सच सच बताओ कौन हो, क्योंकि आतंकवाद का दौर था। जी। तो कहते नहीं जी हम तो नूरपुर बेदी के ही हैं। कहते कोई नहीं बैठो गाड़ी में। तो अपनी जिप्सी में बैठा के उनको थाने ले गए। थाने लेके उनको बंद कर दिया, कहा कुछ नहीं। हाँ। तो उनका असली एड्रेस पता करके थे वो बलाचौर इलाके के। अच्छा अच्छा। तो उनके माँ बाप बुलाए, सरपंच बुलाया और उनको फिर वो सौंपा कि देखो पंजाब के हालात बड़े नाजुक हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसे समय में को आतंकवादी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने पढ़ना लिखना है, किसी मंजिल पे पहुंचना है, बेटा ऐसा ना करो, आप समझो। तो आज वही बच्चा, उनमें से एक बच्चा SHO लगा हुआ है लुधियाना में। अच्छा अच्छा। उसका स्पेशल फ़ोन आया जब जब वो उनको पता चला कि गुजर गए, ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, तो उसने बड़े भरे मन से ये बात ये बताइए। बात कही को ऐसे अच्छे आदमी का जाना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि आज अगर मैं SHO हूँ उनकी वजह से। से। तो एक बारी की और मैं बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पंजाबी में खड्ड बोलते हैं, खड्ड, खुश्क नदी। खुश्क नदी। साथ में उसमें पानी आता है, तो काफ़ी बड़ी नदी थी वो। उस पर इन्होंने भाग दौड़ करके पुल बनाने के लिए पैसा मंजूर करा लिया। तो उस पर पुल का काम चालू हो गया। तो ये नूरपुर बेदी को किसी काम जाने लगे, तो जब देखते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर था, हाँ वहाँ ना वो जो मटेरियल लगा रहा है, ईंट वगैरह सीमेंट वगैरह, वो मतलब ठीक ढंग से नहीं बना रहा, घटिया माल लगा रहा है। तो उन्होंने मिस्त्री को बोला कि भाई देख, ये जो घटिया मटेरियल तुम लगा रहा है, लोग तो मकान को नहीं घटिया मटेरियल लगाते, आप एक पुल के लिए लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है और हमने 24 घंटे इसके ऊपर से जाना है, आपने तो बना के चले जाना, इसको बंद करो। तो मिस्त्री कहता जी कोई नहीं, बंद कर दूंगा, लेकिन उसने बंद नहीं किया। तो वहाँ 2 आदमी खड़े थे, तो इन्होंने उनको पूछा कि आप कौन हो, PWD के कोई ऑफिसर हो या ठेकेदार के करिंदे हो या आप ठेकेदार हो, इसको बंद करो। वो कहते जी कोई नहीं, बंद करवा देते। उन्होंने बंद करवा दिया
इन बेदी को चले गए। जब ये वापस आते हैं 3-4 घंटे के बाद, तो देखते हैं उन्होंने तो जितनी ईंट पड़ी थी सब लगा दिया। सारा लगा दिया, दीवार सिरे पे पहुंचा दी। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, आपने कहने के बावजूद भी इसको नहीं रोका, मैं नहीं ये बढ़ने दूंगा। तो वो आदमी बोलते हैं आप क्या करोगे? तो कहते हैं मैं देखता हूँ क्या करूँगा। तो इन्होंने उसी समय पहले पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ कोई झगड़ा हो सकता है, गलत काम होता, मैं नहीं होने दूंगा। तो फिर एसडीएम साहब को, उनके पास नंबर था, एसडीएम साहब आनंदपुर साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ये जो ठेकेदार है ये घटिया मटीरियल लगा रहा, मैं नहीं लगने दूंगा, मैंने यहाँ बंद करवा दिया, आप किसी अपने नुमाइंदे को भेजो या आप आओ, इसको आप मौके पर आप देख के इसको बंद करवाओ। तो ये आप वहीं खड़ गए। तो इतने में गांव में पता चल गया कि इंस्पेक्टर साहब ने काम रोक दिया और वो ठेकेदार से शायद कोई हाथपाई ना हो जाए। तो गांव में जिसको पता लगा, गांव के सभी लोग वहाँ पहुँच गए। तो फिर वो ठेकेदार घबरा गया। इतने में क्या हुआ कि एसडीएम साहब ने PWD का जो जेई था वो आ गया, आके जो देखा वाकई मटीरियल घटिया था। तो सारा मटीरियल बनाया हुआ सारा तोड़ के मटीरियल उठा के बाहर ले गए और नया मटीरियल से वो सारी पूरी जो नए मटीरियल से नई ईंट से बढ़िया दोबारा बनी। तो उसी कारण जो मौजूदा एसडीएम थे उन्होंने गणतंत्रता दिवस पे 26 जनवरी को इनको विशेष सम्मान जागरूकता के लिए एक आप बता रहे थे कि अपने मुलाजिम के लिए जान लगा देते थे, और एक वो गाड़ी में से एक अफसर बाहर निकाल लिया था। एक और ये इनका कोई मुलाजिम था, उसने आके बताया, नाका लगा रखा था इन्होंने। हाँ, रात को नाका लगा हुआ था, तो उसको चेक करने के लिए बोला था, गाड़ी की तलाशी के लिए। गाड़ी की तलाशी लेके ही आगे जान देना। तो जब वो गाड़ी की तलाशी लेने लगे तो वो कहता कि मैं तो जी जज हूँ, हाई कोर्ट का जज हूँ, मैं नहीं तलाशी दूंगा। तो सिपाही ने बोला नहीं साहब, ये तो जरूरी है, कैसे हालात है पंजाब के, तलाशी तो लेनी जरूरी है, हम कैसे छोड़ दें? कहते नहीं। तो कहता नहीं मैं तलाशी नहीं दूंगा। शायद उसने कुछ ड्रिंक कर रखी थी, पूरे उसमें नशे में था। तो जब इनको पता चला, उसने मुलाजिम ने जाके बोला कि साहब वो तो तलाशी नहीं देने देते और मेरे को गलत बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम नहीं तलाशी देंगे। तो ये फिर आए, उनको बोला कि आप ऐसे मत करो, आप जज हो तो आपको तो कानून का पता ही है, आपको तो अपने आप ही कहना चाहिए कि तलाशी ले लो। तो क्योंकि वो थोड़ा नशे में थे, वो फिर बोल के कि हम नहीं तलाशी देंगे, उल्टा सीधा बोल गए। तो इन्होंने उसको गाड़ी में से निकाला, खिड़की में से बाहर निकाले, चल थाने में बंद कर दिया। सवेरे उसने फिर सॉरी भी की, फिर जाने दिए, चाय चुए बुला के बेटी जानी अपनी ड्यूटी के पक्के थे। और जब पता चल जाता था कि ये सच्चा आदमी है, उसकी मदद करनी, और जो झूठा है, जो गलत काम करता है, उसको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करते थे, चाहे कोई सिफारिश आ जाए, कुछ हो नहीं, बिल्कुल। जो ये इनकी निडरता थी जी, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह जो मुझे आभास हो रहा है सर, वो ये था कि वो हर रोज़ सुबह ध्यान लगाते थे 2.5 से 3 घंटे। 3 बजे सुबह उठते थे और 5 साढ़े 5 तक वो अपना ध्यान जो है वो लगाते थे। और दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया ना निडरता का, जी, एक तो वो ईमानदार, पूरे ईमानदार थे, डेड ऑनेस्ट। तो उनका जब वो ईमानदार आदमी होता है तो वो निडर होता, क्योंकि उसको नहीं होता कि उसको कोई उंगल उठा देगा जी। वो निडरता इसलिए थी, ईमानदारी थी, और सच को सच कहने, वो गांव में ही रहे। हाँ, सच कहने से हिम्मत। इसकी उनकी निडरता का मैं बताता हूँ आपको कि उस समय में वो इंस्पेक्टर थे जी, इंस्पेक्टर, और पंजाब में बहुत इंस्पेक्टर होंगे, जितने मर्जी पैसे बना सकते थे, लेकिन आप आज भी उनका घर देख लो, कैसा घर है, सिंपल घर है, मतलब पूरी उम्र में घर भी नहीं बना सके अपना वो। यानी वो किसी शहर में भी अपने बच्चे रख सकते थे जी, और कोई बड़ी बिल्डिंग बना के उसमें रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने गांव को पहल दी और उस सिंपल घर में रहे, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, सिंपल घर है, नहीं तो जितनी मर्जी बना सकते थे। ठीक बात है। लेकिन उनके बाद दिमाग में एक ही बात थी कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, और वो परमात्मा देख रहा है और परमात्मा मेरे से खुश है। यही उनकी विल पावर का कारण है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल भी कभी किसी के आगे झुकते नहीं थे, नहीं, कानून को पूरी तरह से लागू करना, और अपने आप में वो संतुष्टि महसूस करते थे कि जो मैंने किया ना ये बिल्कुल ठीक किया। मेरे को याद है पिछली बार हम यात्रा में आए थे तो मतलब उनके आने से रोक पड़ता था, मतलब पूरा पर्सनैलिटी थी उनकी, जबरदस्त पर्सनैलिटी थी उनकी। हाँ, उनकी बात करने का अलग ही तरीका था। जब वो कहीं बात करते थे तो लोग सारे एकदम रुक जाते थे उनकी बात को सुनने के। हाँ, तो इंसाफ पसंद लोग थे, वो परवाह नहीं थी उनको, कहीं भी किसी जगह भी चले जाते थे, डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी परवाह नहीं करते।
उनके बहुत ज़्यादा किस्से हैं, मतलब कि बोलते हैं ना 3-4 घंटे की फिल्म भी कम फिल्म भी कम पड़ जाए। सही बात है। जब वो बलाचौर में SHO लगे, जब वो बलाचौर में SHO लगे जी तो उस टाइम बलाचौर के हालात ख़राब होने लगे थे जी तो जितना जैसे मास्टर जी ने बताया कि पैसा बहुत बना सकते थे जी उनकी हालत ये थी कि जो लोग थाने में रबड़ लिखाने जाते हैं ना, जी जब फादर SHO तो वो मुंशी के पास नहीं जाते थे, फादर के प्राइवेट कमरे में आते थे कि जहाँ जो है ना 150 देने की जरूरत नहीं है और सुनवाई भी हो जाएगी। जी 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 है ना, तो ये और मुलाजमों की जो उसका छोटा जी तो उनकी इतना था दम ऐसे होता, जब ईमानदार होता आदमी तो दम होता जी। और दूसरा उनको कानून का पूरा जानकारी थी। और थानों में जो होता है ना कोई एजेंट टाइप लोग होते हैं, वो भी खत्म कर दिया वो ख़त्म करते। उन्होंने जब किसी लीडर ने उनके किसी के साथ जाना ना तो वो उनको साइड बाहर निकाल देते थे कि नहीं आप चलो बाहर, क्योंकि वो एजेंट लोग पैसे का लेना देना करते थे। ठीक बात है। ना, तो उन्होंने वो जो बिचौली है ना वो खत्म कर दिए। हर कोई अपनी इजीली जाके अपनी बात बता सकता था, बात बता। और दूसरा जो मेन है जो मैं बोला कि उस टाइम में जब पुलिस वाले नजायज लड़कों को उठा के, है ना, टेररिस्ट, पुलिस ने बहुत गलत काम किया, पुलिस टेररिस्ट बनाती थी, ना, लोगों से पैसे बहुत लेते थे छोड़ने के, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। जो आदमी सच्चा, उनका इतना सेंस था, उनको पता चलता लड़का कि ये सही है ये गलत है। और जो लड़के सही है, जब पहली बार जिन्होंने कोई गलती की वो की, उनको बुला के, है ना, उनसे बहुत लड़के बाहर भेजे कि आप ऐसे करो, पंजाब छोड़ जाओ, मैं हूँ आज तो आप बचे हुए हैं, कल को और SHO आएगा तो वो मुकाबला बना देगा, तरक्की लेने के लिए करेंगे। यानी ये उनकी बहुत लड़कों की उन्होंने ज़िंदगी सुधारी, मदद की, जो टेररिस्ट में से निकाल के उनको बाहर भेजा, उनको बोला कि आप बाहर चले जाओ। ठीक है। तो बहुत लड़के हैं जो बाद में मिले कि भाई हम पकड़े गए थे, हमें भी बाहर न दे के छोड़ने के बाद बोला कि भाई अभी मैंने छोड़ दिया, कोई और पुलिस वाला आपको उठा के ले जाएगा तो आप बाहर चले जाओ, है ना। एक हमारे ना बलाचौर के पास कटवारा गांव है जी। तो वहाँ का आदमी यहाँ आया था उनके डेथ के बाद अफसोस करने के लिए जी। तो उसने बात बताई कि जब ये बलाचौर में थे ना तो मैं इनकी हौसले को देख के, इनके दृढ़ निश्चय को देख के, तो मैंने अपने लड़के का नाम राधा कृष्ण रखा। क्या बात है। और आज भी पुलिस में, और आज वो पुलिस में है, SHO लगा हुआ है। बहुत बढ़िया जी। कहता मैंने इनकी उसको देख के ही मैंने उसका नाम रखा। बहुत बढ़िया। देख लो आप कैसे आदमी थे। जी बहुत धन्यवाद। ऐसे जोधे मिलने बहुत मुश्किल है।